आज मानो ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाती और मैं उसमें जाकर समा जाती, या आसमान ही मेरे ऊपर गिर पड़ता। मेरा दिल आज छन्नी छन्नी हुए जा रहा था। कोई तो बताओ मैं क्या करूं? मन में ये सारी बातें सोच सोच कर सरोज के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सरोज बार बार वो अपने को ही कोसे जा रही थी। आखिर उससे कहाँ गलती हुई जो उसे ये सब झेलना पड़ रहा है? उससे पति की सेवा में कहाँ कमी रह गई? उसके पति का नाम प्रकाश है, जो उसका पति उससे बेवफाई कर गया, और वो भी दूसरी बीवी बनाकर लाए भी तो किसको? खुद मेरी ही छोटी बहन को। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। बेटी जैसी साली को दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। और अपनी बहन को क्या बोलूं, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं है। मैंने तो उसे अपनी बेटी की जगह दी और उसने मेरे पति को ही अपना बना लिया। सरोज इन सारी बातों को सोचकर बस रोए जा रही थी। सरोज ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। बाहर से उसके ससुराल वाले दरवाज़ा खोलने के लिए पीट रहे थे। सरोज के देवर, ननंद और सास सभी लोग इस बात से परेशान थे कि कहीं सरोज कुछ कर ना बैठे। उसकी सास बार बार बोले जा रही थी, सरोज बेटा दरवाज़ा खोल, देख जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम सब मिलकर कुछ करेंगे ना, तू बाहर तो आ, देख हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम अपने को कुछ करना मत, वरना हम लोग जीते जी मर जाएंगे। मगर फिर भी सरोज दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उसके कान में तो बस पति के ही शब्द घूम रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि तुम इस घर की बहू बनकर रहोगी, मगर मेरी पत्नी बनकर नहीं। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। और किसी की भी आवाज़ उसके कानों में जा ही नहीं रही थी। सरोज को किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वो तो बेसुध होकर कमरे में बंद थी और अतीत को सोच सोच कर अपने को कोस रही थी। काश परिवार के साथ पति पर भी ध्यान दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। या मैं एक बच्चा नहीं कर पाई इसलिए ये सब हुआ? क्या वजह रही होगी जो ये सब हुआ? मुझे क्यों नहीं पता चला? मेरे आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा करती रही। क्या ये मेरी गलती रही? उनकी हरकतों को मैं क्यों नहीं देख पाई? सोच सोच कर सरोज का हाल बहुत ख़राब हो रहा था। उधर कमरे के बाहर सभी लोग दरवाज़ा खुलवाने के लिए पीटे जा रहे थे, मगर सरोज दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। सरोज का देवर बार बार बोले जा रहा था, भाभी दरवाज़ा खोलिए, हम सब हैं ना आपके साथ, कुछ गलत नहीं होने देंगे। भैया आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग भैया को साथ छोड़ देंगे, मगर आपका नहीं। आप मेरी माँ के समान हो और कोई बेटा अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता। भाभी दरवाज़ा खोलिए भाभी। जब अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आई तो सरोज की सास बोली, लगता है दरवाज़ा नहीं खोलेगी। और अंदर से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है। कहीं कुछ कर तो नहीं लिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कर तू दरवाज़ा तोड़ दे। फिर सभी लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ने लगे। अब दरवाज़ा टूटा तो सभी लोग कमरे के अंदर गए तो देखा कि सरोज बेसुध होकर ज़मीन पर पड़ी हुई है। फिर उसके देवर ने सरोज को उठाकर पलंग पर लेटाया। तभी उसकी ननंद पानी के छींटे मुंह पे मारने लगी। पानी पड़ते ही सरोज की आंख खुल गई। जब उसे होश आया तो अपने आसपास सभी लोगों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसकी सास उसे अपने गले लगाकर उसे चुप कराने लगी। सभी लोग अपने अपने तरीके से उसे दिलासा दे रहे थे, मगर उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बस वो रोए जा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरोज का पति उसे छोड़कर उसी ही की बहन को उसकी सौतन बना देता है? उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी लोग अपने अपने तरीके से सांत्वना दे रहे थे। तभी सरोज के भाई भाभी कमरे में आते हैं। तभी सरोज अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी सरोज की सास उसके भाई से कहती है, देखो बेटा अब तुम ही चुप कराओ। हम लोग तो बोल बोल कर थके जा रहे हैं, मगर ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी सरोज का भाई सरोज को चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ दीदी, गलती उन दोनों ने की है, तुमने नहीं, जो इसके लिए अपने आप को कोस रही हो। मैं उन दिनों को छोड़ूंगा नहीं, उसके किए की सज़ा दिलाकर रहूँगा। मैं थाने जा रहा हूँ, उन दोनों को अब जेल भिजवा कर रहूँगा। तभी उसका भाई सरोज की सास से पूछता है, आप बताइए माँ जी, आपके बेटे को जेल भिजवाऊँ या नहीं? तभी सरोज की सास बोलती है, तुम लोग जैसा ठीक समझो बेटा, मेरे बेटे ने गलती की है तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तभी सरोज का भाई कहता है, आप लोग मेरी दीदी का ध्यान रखिए, मैं थाने होकर आता हूँ। तभी सरोज का देवर बोलता है, रुकिए भैया मैं भी चलता हूँ। उन लोगों को जाते देख सरोज बोलती है, रुकिए आप लोग कहीं नहीं जाएंगे,
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी है। आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेले रहने दीजिए। तभी सरोज की भाभी कहती हैं कि दीदी अभी आप हमारे घर चलिए, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। तभी सरोज कहती हैं अगर आज भगवान भी मुझसे कहेगा कि आओ मैं तुमको स्वर्ग ले चलता हूँ, तो भी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी कमरे में रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। मेरे ऊपर आप लोग एक मेहरबानी कीजिए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी उसकी सास बोली ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं, मगर तू बिल्कुल भी नहीं रोएगी और अपने आप को कष्ट भी नहीं देगी। बोलकर उसकी सास, ननंद, देवर कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी सरोज का भाई बोलता है ठीक है दीदी, अभी हम लोग जा रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर आऊँगा। बोलकर सरोज के भाई भाभी सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। सरोज कमरे में अकेली रह जाती है और इन दिनों को याद करने लगती है जब उसकी माँ उसके हाथों में उसकी छोटी बहन को देती है और कहती हैं देख सरोज, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे जाने के बाद तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना, क्योंकि तुम सबसे बड़ी हो ना। एक माँ की तरह इन लोगों का पालन पोषण करना। मुझसे वादा कर कि तुम इन लोगों के आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगी। खासकर तुम अपनी छोटी बहन को बेटी के जैसा रखना। बोलकर उसकी माँ आंखें बंद कर लेती है। सरोज की माँ के जाने के बाद सरोज के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा पड़ा और उसके पिताजी करते भी तो क्या करते, वो बाहर कमाने जाते कि घर में रहकर बच्चों को संभालते। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी सरोज के ऊपर आ गई। अभी सरोज की उम्र ही क्या थी, अभी वो सिर्फ मात्र 10 साल की थी और इतनी छोटी उम्र में ही अपने भाई बहन की माँ बन गई थी। सरोज 4 भाई बहन थे। सरोज सबसे बड़ी थी, उसके बाद 2 भाई थे और बहन सबसे छोटी थी और उसकी उम्र मात्र 6 महीने की थी। सरोज ने उसका नाम बड़े प्यार से सरू रखा था, मतलब सरोज की बहन सरू, और उसके भाई का नाम रवि और शशि था। सरोज इन तीनों को अपनी ममता के छांव में पाल रही थी, खासकर अपनी छोटी बहन को माँ की कमी नहीं होने दी। इस तरह भाई बहन का ध्यान रखते रखते अब सरोज 15 की साल की हो गई थी और सरू 5 साल की। एक दिन उसके पिताजी बहुत जल्दी घर आ गए और हंसते हुए बोलने लगे सरोज, आज तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। इस खुशखबरी में मिठाई लाया हूँ, लो सबको बांट देना। तब सरोज ने पूछा कैसी खुशखबरी पिताजी। तब सरोज के पिताजी ने कहा तेरे लिए खुशखबरी है बेटा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो यहाँ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, तब मैं भगवान को जाकर मिठाई चढ़ाऊँगा। ये बात सुनकर सरोज को ऐसा लगा मानो उसके पैर के नीचे से कोई ज़मीन खिंच गई हो। फिर वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। जब तक मेरे भाई बहन बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी शादी की बात अभी कहीं मत कीजिए। अभी सरू सिर्फ 5 साल की है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उसकी देखभाल करूँगी। तभी उसके पिताजी कहते हैं मैंने उन लोगों को ज़बान दे दी है, आज शाम को वे लोग तुझे देखने आएंगे। अब मैं क्या जवाब दूंगा। तभी सरोज कहती है मुझे नहीं मालूम, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर उसके पिताजी उदास हो जाते हैं। जैसा कि अपने देखा सरोज शादी करने के लिए मना करती हैं, लेकिन उसके पिताजी अपनी दुहाई देकर सरोज को शादी के लिए मना लेते हैं। इस बात पर सरोज कहती है ठीक है पिताजी, मैं शादी करूँगी, लेकिन उन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो पिताजी कहते हैं कैसी शर्त। मैं इस समाज के चलते शादी कर लूँगी, लेकिन मैं अभी ससुराल नहीं जाऊँगी जब तक सरू 10 साल की नहीं हो जाती। उसके बाद मुझे विदा करके ले जाएं। तब तक मेरे भाई बहन इतने बड़े हो जाएंगे कि सरू का ख्याल रख सकेंगे और हो सके तो सरू को अपने साथ ससुराल ले जाऊं। आप साफ साफ ये सारी बातें उन लोगों से कह लीजिएगा। अगर वे लोग मेरी शर्त मानने को तैयार होते हैं तभी मैं शादी करूंगी। सरोज की बात सुनकर उसके पिताजी फिर सोच में पड़ जाते हैं। ये सारी बातें मैं कैसे उनसे करूंगा, भला वे लोग क्यों इसकी शर्त को मानेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सरोज के पिताजी दरवाजे पर जाकर देखा तो सामने लड़के वाले आकर खड़े थे। उन्हें देखकर सरोज के पिताजी अकबाकने लगे और बोले आप लोग तो शाम को आने वाले थे, मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। अच्छा यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बोलकर पिताजी अंदर गए और सरोज से बोले बेटा जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले दरवाजे पर खड़े हैं
और अपने बेटे को नाश्ता लाने भेज दिए। फिर वो बाहर गए और उन लोगों को घर के अंदर लाकर बरामदे में बैठाया और उन लोगों से बोले, रास्ते में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तभी लड़का का चाचा बोला, नहीं भाई साहब, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सरोज को देखने के लिए लड़के वाले घर से लड़की की माँ, चाचा और खुद लड़का देखने आया था। लड़के का पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, उन्हें गुजरे 5 साल हो गए थे। लड़के के 3 भाई और 2 बहनें थीं और लड़का भी अपने घर में सबसे बड़ा था। तभी सरोज के पिताजी लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तभी लड़का बोलता है, जी मेरा नाम प्रकाश है। तभी लड़के की माँ सरोज के पिताजी से बोलती है, भाई साहब आपको मेरे बेटे से जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप अपनी बेटी को सही घर में दे रहे हैं कि नहीं। तभी सरोज के पिताजी बोले, नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब ज़रा अपनी बेटी को बुलाइए, देखो तो ज़रा मेरी होने वाली बहू कैसी है। तभी सरोज के पिताजी अपने बड़े बेटे रवि को आवाज़ देकर बुलाते हैं और कहते हैं, जाकर दीदी को बोलना चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाए। पिताजी की बात सुनकर रवि सरोज के कमरे में जाकर कहता है, दीदी चाय नाश्ता लेकर पिताजी तुमको बाहर बुला रहे हैं। सरोज बहुत सिंपल सा तैयार हुई थी। चाय नाश्ता लेकर वो बाहर बरामदे में आई। चाय नाश्ते को टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। तभी प्रकाश की माँ बोली, आओ बेटा हमारे पास आकर बैठो। सरोज उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। तभी प्रकाश की माँ पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तभी सरोज बोलती है, जी मेरा नाम सरोज है। और सभी लोग उससे कुछ कुछ पूछ रहे थे, मगर प्रकाश कुछ नहीं पूछ रहा था। तभी प्रकाश का चाचा बोला, प्रकाश अगर तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो। प्रकाश ने कहा, नहीं चाचा जी, मुझे कुछ नहीं पूछना है, सब ठीक है। फिर बहुत देर बातचीत करते हुए शाम हो गई। फिर प्रकाश की माँ बोली, अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर शहर पहुंचने में लेट हो जाएंगे। बोलकर सभी लोग जाने के लिए उठे। तभी सबके पैर छूकर प्रणाम किया। तभी प्रकाश की माँ 101 रुपये देकर बोली, सदा खुश रहो। बोलकर सभी मेहमान चले जाते हैं। सरोज के पिताजी उन लोगों को छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं और इधर सरोज मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो उतनी सुंदर हूँ नहीं, सूरत मेरी सांवली है और मैं सिर्फ 8वीं पास हूँ। लड़के वाले शहर में रहते हैं और लड़का पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है। ऐसे में वे लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे? अच्छा है मैं उन लोगों को पसंद ना आऊँ, ताकि मैं शादी करने से बच जाऊँगी। सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तभी बाहर से आकर पिताजी कहते हैं, बेटा लड़के की माँ को तुम पसंद आ गई हो। तभी सरोज, मैंने पूछा और लड़के को मैं पसंद आई पिताजी। तभी पिताजी बोले, कोई भी लड़का सबके सामने कैसे बोलेगा? प्रकाश को तुम पसंद आई होंगी, तभी उसकी माँ ने हाँ बोला होगा। तभी वो अपने पिताजी से पूछती हैं, ठीक है उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, लेकिन मेरी शर्त की बात आपने उन लोगों से की? तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने तो नहीं कहा, मगर उन लोगों ने तुम्हारी बात सुन ली थी और उस बात को सुनकर ही प्रकाश की माँ तुझे पसंद कर लिया था। उन्होंने कहा, मुझे आपकी बेटी पारिवारिक लगी, जिस तरह वो मुझे अपने भाई बहन का ख्याल रखती हैं, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगी। और मुझे मेरे घर के लिए जैसी लड़की चाहिए वो सारे गुण आपकी बेटी में हैं। आशा करूंगी कि जिस तरह वो अपना मायका संभालती हैं उसी तरह वो मेरे घर को भी संभालेगी। उन्होंने ये सारी बातें तेरे लिए की। और प्रकाश बोला, अगर मेरी माँ चाहती हैं कि ये शादी हो तो ज़रूर होगी। और रही बात कि शादी के बाद भी 5 साल तक ससुराल नहीं जाएगी, तो मुझे इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो 5 साल के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हूँ और मुझे अगले महीने निकलना है। तभी प्रकाश अपनी माँ से कहता है, तो माँ तुम्हारा क्या कहना है? तभी प्रकाश की माँ बोली, जैसा तुम कहो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरोज इन सारी बातें सुनकर सोचने लगी, माँ का तो ठीक है, मगर बेटा मुझसे कहीं अपनी माँ की वजह से तो शादी नहीं कर रहा। फिर सरोज के पिताजी कहते हैं, मुझे कल ही उनके घर जाना है शादी की तारीख रखवाने के लिए। बोलकर पिताजी बाहर चले जाते हैं और सरोज उन सभी बातों को सोचते सोचते घर के कामों में लग जाती है। दूसरे दिन सरोज के पिताजी लड़के वालों के घर चले जाते हैं। सुबह से शाम हो गई थी। सरोज के पिताजी अभी तक घर नहीं आए थे। सरोज दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी राह ताक रही थी और सोच रही थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं पिताजी कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं है। बहुत देर दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। तभी उसकी नज़र पिताजी पर पड़ती है। पिताजी बहुत खुश होकर घर की ओर आ रहे थे। तभी सरोज उनके लिए पानी लाने अंदर चली गई।
जब पानी लेकर वो आई तभी उसके पिताजी उसके हाथ से पानी लेकर टेबल पर रख दिए और उसे अपने पास बैठाकर बोले, बेटा तेरी शादी की तारीख पक्की हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को मुझसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तेरी होने वाली सास बोली है एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरोज के पिताजी कहते हैं, बेटा तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरी माँ की कमी पूरा कर देगी। बेटा हमेशा उस घर को अपने घर के जैसा रखना। जिस तरह से तेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके यहाँ भी छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी एक माँ की तरह प्यार देना। अब चलो, एक ही महीना बचा है शादी की, बहुत सारी तैयारी करनी है, बोलकर पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। सरोज इस बात से खुश होती हैं कि उसकी विदाई 5 साल के बाद होगी। तब तक उसके भाई बहन बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसे अपनी छोटी बहन की चिंता लग ही रही थी और दूसरी तरफ प्रकाश को भी लेकर उसके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। फिर उसे लगा शायद ये मेरा मन का भ्रम हो, जो मैं सोच रही हो वो सही ना हो। सरोज के पिताजी ज़ोर ज़ोर से शादी की तैयारी करने लगे। आखिर तैयारी करते करते शादी के दिन नज़दीक आ ही गए। आज सरोज की बारात आने वाली है। सरोज दुल्हन बनकर बैठी थी, फिर भी उसके मन में सवालों के उथल पुथल चल रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मन में प्रकाश को लेकर जो चल रहा है उसको लेकर किससे बात कर। बारात दरवाजे पर आ गई। फिर बारातियों का स्वागत किया गया और प्रकाश को मंडप में लाया गया। सरोज के पिताजी बड़े धूमधाम से पूरे विधि विधान से सरोज की शादी संपन्न की। शादी खत्म होने के बाद सरोज और प्रकाश को एक कमरे में बैठाया गया और फिर कुछ विधि कराई गई। तभी उसकी सास सरोज के पिताजी से कहती हैं कि भाई साहब, अब हम लोगों को विदा कीजिए। आज से ठीक 5 साल के बाद अपनी बहू को लेने आऊँगी। तब तक मेरी बहू आपके घर में मेरी अमानत बनकर रहेगी। अच्छा, अब हम लोगों को विदा कीजिए। तभी सरोज के पिताजी बोले, आप लोगों का जब भी मन करे आप लोग सरोज से मिलने आ जाया कीजिएगा। तभी उसकी सास बोली, मैं तो नहीं आ पाऊँगी, भले मेरे बच्चे सरोज से मिलने आ जाया करेंगे। सरोज के पिताजी ने सभी बारातियों की विदाई अच्छे तरीके से की। शादी हो गई, लेकिन अभी सरोज के मन में खटक चल रही थी। सभी बाराती वापस चले गए। जितने भी मेहमान आए थे वो लोग भी चले गए। फिर से सरोज घर के कामों में अपने भाई बहन की देखभाल करने में लग गई। इसी तरह करते करते 5 साल बीत गए। ससुराल जाने का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वो सोच रही थी, आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे इस घर को, अपने भाई बहन को छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। सोच सोच कर उसके आंखों में आंसू आ जाते। और उधर सरोज के पिताजी का भी बुरा हाल था। उन्हें भी बार बार लग रहा था, जब सरोज चली जाएगी तो मैं कैसे घर बच्चों को संभालूंगा। सरोज अपने मन में सवालों के पुल बंधे ससुराल के लिए अपने मन को तैयार कर रही थी। आज सरोज के ससुराल से एक खत आया। देखते हैं उस खत में क्या लिखा है। पिताजी अपने हाथ में एक लिफाफा लिए घर आते हैं और सरोज के हाथ में पकड़ाते हुए कहते हैं, ले बेटा, तेरे ससुराल से चिट्ठी आई है, पढ़कर सुना क्या लिखा है। फिर सरोज चिट्ठी पढ़कर सुनाती है, पिताजी, मेरे ससुराल वाले मेरी विदाई कराने के लिए लेने आने वाले हैं। ये बात सुनकर सरोज और उसके पिताजी दोनों उदास हो जाते हैं। फिर पिताजी कहते हैं, लो, तेरी विदाई के दिन भी नज़दीक आ गए, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। जा बेटा, जाने की तैयारी कर, बोलकर पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर सरोज को इस बात की चिंता थी, उसके जाने के बाद उसकी बहन का क्या होगा। भाई लोग अपनी देखभाल कर लेंगे, मगर मेरी छोटी बहन, वो अपनी देखभाल कैसे करेगी। आज वो भी 10 साल की हो गई है। ये अलग बात है कि मैं 10 साल में ही अपने भाई बहन को माँ बनकर बैठी थी, मगर इसे मैंने घर का कोई काम नहीं करने दिया। और क्यों करने देती, जो मैंने सहा है वो मैं इसे क्यों सहने देती। फिर सरोज सोचती है, जा रही हूँ, पिताजी से कहूँगी कि सरू को मेरे साथ जाने दे। फिर वो सोचते हुए पिताजी के पास जाती हैं और कहती हैं, पिताजी, सरू को मैं अपने साथ ले जाऊँगी। सरोज की बात सुनकर पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, अभी तू किसी को भी लेकर नहीं जाएगी। पहले तुम तो अपने ससुराल जाओ, यहाँ बहुत संभाल लिया तूने, अब ससुराल जाकर अपनी घर गृहस्थी संभाल। उस घर के प्रति भी तेरा कोई फ़र्ज़ है। 5 साल तक तुझे यहाँ रहने दिया गया, ये कम बड़ी बात है। यहाँ सब लोग अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। अब यहाँ की चिंता छोड़ और अपने ससुराल की चिंता कर। जाकर सब सामान पैक कर, वे लोग कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। तभी सरोज कहती हैं, पिताजी, मुझसे वादा कीजिए कि आप सरू की पढ़ाई नहीं रोकेंगे।
वो जितना चाहेगी उसे पढ़ने दीजिएगा। और हाँ, 15 साल में आपने मेरी शादी करा दी, मगर सरू जब तक बालिग ना हो जाए उसकी शादी की बात नहीं करेंगे। वैसे भी सरू मेरी जैसी नहीं है, वो तो मुझसे बहुत सुंदर है, इसीलिए उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी पिताजी कहते हैं, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तेरी शादी में कोई दिक्कत हुई? सांवला गोरा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम की बात है। बस मन साफ होना चाहिए। जो मेरी सरोज में कूट कूट कर है, तेरी जैसी लाख में कोई एक होती है। और मैं ये भी जानता हूँ, ये जो तेरी छोटी बहन है ना, ये तेरे जैसी बिल्कुल नहीं निकलेगी। वहीं पिताजी की गोद में बैठे रहती हैं। फिर सरू कहती हैं, क्यों पिताजी, मैं दीदी के जैसा नहीं हूँ क्या? उसकी ये बात सुनकर पिताजी और सरोज हंस पड़ते हैं। तभी सरोज के भाई बहन पूछते हैं, दीदी क्या तुम हम लोग को छोड़कर चली जाओगी? उन लोगों की बात सुनकर सरोज रो पड़ती है और बोलती है, मैं हमेशा तुम लोगों से मिलने आती रहूँगी। जब मैं चली जाऊँगी तो तुम लोग अपना ख्याल रखने के साथ साथ पिताजी का भी ख्याल रखना। बोलकर सरोज रोते हुए अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती हैं। दूसरे ही दिन सरोज के ससुराल वाले उसे लेने पहुंच जाते हैं। सरोज को लेने के लिए उसका देवर और चाचा ससुर आते हैं। तभी सरोज के पिताजी उन लोगों से पूछते हैं, प्रकाश बाबू नहीं आए? तभी प्रकाश का चाचा कहता है, भाई साहब प्रकाश को थोड़ा काम था, उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो नहीं आ पाया और हम लोगों को लाने भेज दिया। प्रकाश को ना देखकर सरोज को लगने लगा कि छुट्टी नहीं मिली या छुट्टी का बहाना बनाकर नहीं आए बात है। फिर थोड़ी देर बाद सरोज की विदाई की। तभी आस पड़ोस के लोग मिलकर उसकी विदाई करते हैं। आज सरोज पहली बार अपने मायके की दहलीज को पार कर ससुराल में कदम रखती है। उसका वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सरोज की सास उसे देखकर फूली नहीं समाती हैं और बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती हैं। सारे नियम बिना प्रकाश के ही पूरे कराए जा रहे थे। ये सब थोड़ा सरोज के लिए अजीब लग रहा था। सरोज को उसके कमरे में ले जाया गया। सुबह से शाम हो गई थी, मगर प्रकाश का कोई पता नहीं था। तभी खबर आती है कि प्रकाश ऑफिस से ही कहीं बाहर चला गया है, वो 2 दिनों के बाद आएगा। यह खबर सरोज की ननद सरोज को आकर बताती है। यह सुनकर सरोज को थोड़ा खराब लगता है। ये बात सुनकर सरोज को थोड़ा खराब लगता है। सरोज सोचने लगती है, आज 5 साल के बाद मैं ससुराल आई हूँ, मगर पति का कोई अता पता नहीं। क्या क्या सोचकर ससुराल आई थी। जब पहली बार उनसे मिलूंगी तो जो भी मेरे मन में सवाल हैं वो सब मैं उनसे पूछूंगी, पर कैसे मिलूं? अब तो 2 दिन तक मिलना नहीं हो पाएगा। आज 2 दिन हो गए थे। प्रकाश घर आता है। फिर उसकी माँ पूछती है, ऐसा क्या काम आन पड़ा था प्रकाश, जो तू ऑफिस से ही उधर चला गया? तभी प्रकाश ने कहा, ज़रूरी काम था इसीलिए जाना पड़ा। फिर उसकी माँ सरोज को आवाज़ देकर पानी लाने को बोलती हैं। तभी सरोज एक गिलास पानी लेकर आती हैं और प्रकाश को देती हैं। जो प्रकाश सरोज से पूछता है, कैसा लगा तुमको मेरा घर? बिल्कुल तुम्हारे मायके जैसा है या नहीं? तुम्हारे भी छोटे भाई बहन हैं और मेरे भी। यहाँ कैसे लगे सब लोग? तभी सरोज बोली, सभी लोग अच्छे हैं। आपके भाई बहन बिल्कुल मेरे भाई बहन की तरह हैं। जब से मैं आई हूँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। तब प्रकाश बोला, मेरे भाई बहन तुम्हारे भाई बहन की कमी नहीं होने देंगे। तभी प्रकाश की माँ कहती है, ये सब तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी सरोज के प्रति कुछ जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रकाश बोला, हाँ माँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरोज मेरी पत्नी है और इसकी जो जिम्मेदारी है अपने मायके को लेकर मैं उस जिम्मेदारी को भी निभाऊंगा। इधर सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और उधर सरोज सबके लिए खाना बनाने रसोई में चली जाती हैं और ही मन खुश होती रहती हैं। जैसा इनको लेकर सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने दिमाग में फालतू की बातें लेकर बैठी थी। प्रकाश सरोज को एक पत्नी होने के सारे हक देता है जो एक पत्नी को मिलने चाहिए। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से कट रही थी। प्रकाश सरोज को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। सरोज भी ससुराल वालों के साथ इस तरह घुल मिल गई थी कि सरोज के ससुराल वाले भी उसके बगैर नहीं रह पाते हैं। आज 1 महीना हो गया था सरोज को ससुराल आए हुए। उसे अपने भाई बहन से मिलने का मन हो रहा था। फिर सरोज अपनी सास के पास जाकर बहुत सोचते हुए कहती हैं, माँ जी, क्या मैं 1 दिन के लिए मायके हो आऊँ, फिर दूसरे दिन वापस आ जाऊँगी? तभी उसकी सास कहती हैं, ठीक है, मैं प्रकाश से कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। तभी उसकी सास प्रकाश को आवाज़ देकर बुलाती है। जब प्रकाश माँ के पास आता है तो उसकी माँ कहती है, प्रकाश, कल रविवार है तो तेरी छुट्टी होगी, तो तू कल बहू को उसके मायके ले जा और फिर दिन भर रहकर शाम को आ जाना। तभी प्रकाश कहता है कि माँ, मैं तो जा नहीं सकूँगा क्योंकि कल मेरी छुट्टी नहीं है। आप देबू, प्रकाश का भाई, को बोल देना, वो ले जाएगा।
मैं तो कहता हूँ कि महीने में एक दिन सरोज को उसके मायके ले जाएगा। मेरी जल्दी छुट्टी रहती नहीं है, इसलिए देबू को कहना कि वो अपनी भाभी को ले जाया करेगा, बोलकर प्रकाश ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। फिर सरोज सोचती है, जब भी मेरे मायके जाने की बात होती है ये क्यों नहीं जाना चाहते हैं। इस तरह हर महीने में एक दिन सरोज का आना जाना लगा रहा और हमेशा सरोज का ही देवर ले जाया करता था। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए। सरोज अपने मायके और ससुराल दोनों घर की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। अब सरू 15 साल की होने जा रही थी। अभी वो 10वीं कक्षा में थी। सरू भी सरोज की तरह पूरे घर को संभालना सीख लिया था और पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी। जैसे जैसे सरू बड़ी होती गई उसके चेहरे का निखार बढ़ते गया। लंबी, चौड़ी और चेहरे में सुंदरता इस तरह थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। सरोज हमेशा उससे कहती कि सरू, काम से बाहर जाया कर। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की नज़र तुझ पर पड़े। मेरी बहन इस गांव में सबसे सुंदर है। अगर कोई इसे एक बार देख ले तो इसे देखते रह जाएगा। सरोज का ससुराल से मायके आना जाना चलता रहा, मगर प्रकाश एक बार भी ससुराल नहीं गया। हमेशा कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। एक दिन सरोज से बोली, दीदी, जीजाजी कभी क्यों नहीं आते हैं? उनका चेहरा भी मुझे याद नहीं है। जब आपकी शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी। कभी जीजाजी को क्यों नहीं लाती हो? सरोज बहाना बनाकर कहती हैं, अरे सरू, तेरे जीजाजी को बहुत काम रहता है। ऑफिस में उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए मैं उन्हें कैसे लाऊं? तभी सरू कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ दीदी। इस बार जब भी तुम आओगी तो उन्हें साथ में लेकर आओगी। सरू और सरोज के देवर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर सरू देबू से कहती है, देख देबू, इस बार तो जीजाजी के साथ ही दीदी को भेजना। मैं भी तो देखूं मैंने जीजाजी दिखते कैसे हैं। फिर देबू बोला, ठीक है, अगली बार मैं भैया को ही भेजने की कोशिश करूँगा। अपनी बार भैया को भाभी के साथ भेज देना, कहना कि सब लोग बहुत याद करते हैं। तभी सरोज कहती है, ठीक है, अगली बार सरोज और प्रकाश ही आएगा। इस बार उसकी कोई बहाना नहीं चल पाएगा। तभी प्रकाश भी घर में आ जाता है। प्रकाश को देखकर उसकी माँ कहती है, देख प्रकाश, इस बार तो सरोज को लेकर अपने ससुराल जाएगा। फिर प्रकाश कहता है, आज अचानक ऐसा क्या हो गया माँ, जो तुम मुझे ससुराल जाने के लिए बोल रही हो? तभी सरोज का देवर कहता है, भैया, आपकी साली आपको याद कर रही है। आप तो कभी जाते नहीं हैं, वहाँ पर सब लोग आपको कितना याद करते हैं। इस बार आप जाइए, सबसे मिलाइए, सबसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। तभी प्रकाश कहता है, हाँ, अब तो मेरे साली सब बड़े हो गए होंगे, अब तो उन लोगों से मिलना ही पड़ेगा। फिर कहता है, ठीक है, अगली बार मैं ही सरोज को लेकर चला जाऊंगा। अब तो ठीक है, अब कोई मुझे एक गिलास पानी ला कर देगा? ये सुनकर सरोज प्रकाश के लिए पानी लाने चली जाती हैं और ही मन खुश होती हैं और सोचती हैं, चलो कम से कम इस बार तो ये मेरे साथ मायके चलेंगे। फिर सरोज पानी का गिलास प्रकाश के हाथ में देती हैं और रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट जाती हैं और 1 महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगती हैं। और वो सोचती रहती हैं, महीना जल्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? अब की पहली बार मेरे पति मेरे साथ मेरे मायके जाएंगे। इस बात को सोचकर खुश हुआ करती थी। 1 महीना बीत गया। आज सरोज मायके जाने के धुन में जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर बाथरूम में नहाने गई और जैसे ही बाथरूम में पैर रखा उसके पैर फिसल गए और वो गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। फिर सब लोग सरोज को उठाकर कमरे में ले गए। तभी प्रकाश बोला, क्या हुआ? तो उसकी सास बोली, बेटा बाथरूम में गिर गई है, लगता है पाँव में मोच आ गया है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। सुनते ही प्रकाश देबू से कहता है, देबू, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सुनते ही देबू डॉक्टर को लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद देबू डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर सरोज के पाँव को देखकर कहता है, पाँव में बहुत बुरी तरह मोच आई है, इसे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तभी सरोज की सास बोली, डॉक्टर साहब सोच क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए जिससे इसका पेट ठीक हो जाए, कहीं कीजिए। फिर डॉक्टर सरोज के पाँव को बैंडेज कर दवाई लिखकर प्रकाश के हाथ में दे देता है और कहता है, इस दवाई को मंगवाकर समय पर देते रहिएगा, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मैं 1 महीने के बाद बैंडेज खोलने आऊँगा, बोलकर डॉक्टर चला जाता है। फिर सब लोग सरोज को आराम करने के लिए बोलकर सब अपने अपने काम करने में लग जाते हैं। फिर प्रकाश सरोज से कहता है, अब आज तो तुम मायके नहीं जा पाओगी, जब तुम्हारे पाँव के बैंडेज खुल जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तभी सरोज प्रकाश से कहती है, मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो प्रकाश कहता है, क्या कहना है, बोलो, मैं क्यों बुरा मानूंगा? तभी सरोज प्रकाश से कहती हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी,
आप मेरे मायके चले जाइए। मेरी बहन हम दोनों का इंतज़ार कर रही होगी। अगर हम लोग नहीं गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए आप कम से कम चले जाइए। आपको देखकर वो खुश हो जाएगी। उसकी खुशी के लिए कम से कम चले जाइए। तभी प्रकाश कहता है, ठीक है बाबा, चले जाता हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। सरोज प्रकाश की बात सुनकर खुश होती रही हैं। तभी प्रकाश कहता है, अच्छा बताओ, उन लोगों के लिए क्या लेकर जाऊँ जिससे तुम्हारे भाई बहन खुश हो जाएंगे। तो सरोज कहती हैं, सिर्फ आप चले जाइए, आपको देखकर ही उन लोग खुश हो जाएंगे। अगर उन लोग मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिएगा कि मुझे कुछ काम आन पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ सकी। बोलकर सरोज रोना सा चेहरा कर लेती हैं। तभी प्रकाश कहता है, अब रोने मत लगना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं उन लोगों के लिए ले जाऊँगा। बोलकर प्रकाश सरोज के मायके के लिए निकल पड़ता है। प्रकाश अपने ससुराल पहुंचता है और बाहर से ही खड़े होकर आवाज़ देता है, इस घर में कोई है क्या? जब 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी कोई नहीं आता है तो प्रकाश अंदर चला जाता है। तभी उधर से सरू आती रहती है और कहती है, कौन है जी आप और किससे पूछकर आप अंदर आए? जब प्रकाश की नज़र सरू पर पड़ी तो वो सरू को देखता ही रह गया और पूछा, तुम कौन हो? यह बात सुनकर सरू हंसने लगी और कहती है, उल्टा चौक कोतवाल को डांटे, आप मेरे घर में आए हो और मुझी से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तभी प्रकाश समझ जाता है कि ये ज़रूर सरोज की छोटी बहन सरू है, पर इतनी सुंदर होगी ये सोचा नहीं था। प्रकाश तो बस उसकी खूबसूरती को ही निखार रहा था। फिर सरू टोकती हैं, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और यहाँ किससे मिलने आए हैं? तभी प्रकाश कहता है, जी मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। सुनकर सरू को थोड़ा अजीब लगता है। सरू कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? सरू से बहुत पूछने के बाद भी प्रकाश उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। अगर आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताना है तो आप मेरे घर से जा सकते हैं, दरवाज़ा उधर है। फिर प्रकाश कहता है, अगर मैं इस घर से ना जाऊं तो? तभी सरू कहती है, अगर आप इस घर से नहीं गए तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तभी प्रकाश कहता है, ठीक है, बुलाओ अपने भाइयों को, देखता हूँ तुम्हारे भाइयों में कितना दम है। तभी सरू अपने घर के पिछले हिस्से में जाती है और अपने पिताजी और भाई से कहती है, पिताजी बाहर कोई आया है, पता नहीं कौन है, कहता है मुझसे मिलने आया है। सरू के बात सुनकर उसके भाई और पिताजी घर के बाहरी हिस्से में जाते हैं और सामने प्रकाश को देखकर सरू के पिताजी फूले नहीं समाते हैं और कहते हैं, प्रकाश बाबू आप आए हैं, अरे आप खड़े क्यों हैं, चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। तभी सरू अपने पिताजी से पूछती हैं, पिताजी आखिर ये कौन है? तभी पिताजी हंसते हुए कहते हैं, सरू ये तुम्हारे जीजा जी हैं, तुम इनको नहीं पहचान पाई? कैसे पहचानती? जब दीदी की शादी हुई थी तो तुम बहुत छोटी थी, इसलिए तुम इन्हें नहीं पहचान पाई। सरू के पिताजी प्रकाश से पूछते हैं, प्रकाश बाबू सरोज नहीं आई है? तभी प्रकाश कहता है, पिताजी दरअसल सरोज के पाँव में मोच आ गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई और मुझे आप लोगों से मिलने के लिए भेज दिया। तभी सरू पूछती हैं, दीदी अभी ठीक है ना? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे जीजा जी हैं, जो उतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? यह बात सुनकर प्रकाश हंसने लगता है और कहता है, साली से मजाक करने का हक जीजा को तो होता है ना, इसलिए मैं तुमसे मजाक कर रहा था। फिर पिताजी सरू से कहते हैं, अब बातें करते रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? तब सरू बोली, अभी लाती हूँ पिताजी, बोलकर वो रसोई में चली गई। फिर प्रकाश पिताजी से कहता है कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी आप लोगों से मिलने की, इसलिए मैं चला आया आप लोगों से मिलने के लिए। तभी सरोज के पिताजी बोले, आप बहुत अच्छा किए जो सरू से मिलने आ गए, अगर आज आप नहीं आते तो सरू पूरा घर सर पे उठा लेती, क्योंकि उसने पिछली बार सरोज से ज़िद की थी कि वो आपको लेकर आए। अच्छा किया जो आप आ गए, और हाँ, खाना खाकर ही जाइएगा। तभी प्रकाश बोला, हाँ पिताजी, सरू के हाथ का बना खाना खाकर ही जाऊंगा। सरू अपने जीजाजी की बात सुनकर खुश हो जाती हैं और चाय नाश्ता लेकर अपने जीजाजी को देती हैं और कहती हैं, आज मेरे हाथ का बना खाकर देखिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सरू की इस बात को सुनकर प्रकाश अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तुम्हारा खाना क्या, मैं तो तुम्हारी सुंदरता को भी नहीं भूलना चाहता। जब सरू रसोई में चली जाती हैं तो प्रकाश का ध्यान उधर से हटता है और मन ही मन ये सोचता है कि काश सरोज की जगह सरू होती तो मेरी ज़िंदगी की कुछ और ही बात होती। सरोज को आज तक ऑफिस वालों के सामने नहीं ले गया, क्योंकि सरोज को सबके सामने ले जाने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अगर आज सरू होती तो मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता,
पर अब ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तभी सरोज के पिताजी प्रकाश को टोकते हैं, कहते हैं, प्रकाश बाबू आप कहाँ खो गए। तभी प्रकाश अपने आप को संभालते हुए कहता है, कहीं नहीं पिताजी, सोच रहा हूँ कि समय कितने जल्दी पार हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ सरोज के भाई बहन मेरी शादी में कितने छोटे थे और आज अचानक से सब कितने बड़े हो गए हैं। फिर प्रकाश अपना साला रवि और शशि से पूछता है, और साले साहब आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई ना, अब आगे का क्या प्लान है। तभी रवि कहता है, प्लान तो बहुत कुछ है जीजाजी, अभी तो फ़िलहाल नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। अगर मेरी नौकरी शहर में लग गई तो मैं सबके शहर ले जाऊँगा, क्योंकि सरोज दीदी की ये इच्छा थी कि सरोज जितना चाहे उसे पढ़ने दिया जाए और इस गांव में आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। बस 1-2 महीना ही बचे हैं, मैट्रिक भी कर लेगी, उसके बाद मुझे इसे शहर ले जाना होगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैं अपनी नौकरी शहर में ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर प्रकाश के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। प्रकाश के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखते हैं अगले भाग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।